ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। ई क्लास संवेदा प्रोग्राम में आप तमाम का तहे दिल से इस्तक़बाल है। बच्चों, अपनी किताबें और नोटबुक पेन लेकर आप क्लास के लिए तैयार हो जाइए। प्यारे बच्चों, मैं आपकी ज़हरा खाना बिनत मासूम खान, मीर मुअल्लिमा, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल सुलेपेट, तालुका चिंचोड़ी, ज़िला कलबुर्गी। तो बच्चों, आपको ये तस्वीर दिख रही है ना? मेरे बच्चों, इस इमारत का नाम बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, गोल गुम्मद। बोली गुम्मद बोलते हैं ना बच्चों, बीजापुर का। बिल्कुल सही बच्चों। देखिए, गोल गुम्मद किन हुक्मरानों ने बनाया था बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब आदिल शाही हुक्मरानों ने। प्यारे बच्चों, ये इमारत कौन सी आप बता सकते हैं? इस इमारत को पहचानते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दिल्ली का कुतुब मीनार ना बच्चों। चलिए तुलबा, इस इमारत का नाम बताइए। ये है अंबर महल, है ना बच्चों? आप जानते हैं अंबर महल किसने बनाया था, किन हुक्मरानों ने बनवाया था? नहीं, कोई बात नहीं बच्चों। अंबर महल किन हुक्मरानों ने बनाया था, ये जानने के लिए आज हम जमात नहम के बाब अहद वस्ता का हिंदुस्तान और सियासी सूरत हाल, इसका मुतालिया करेंगे बच्चों। तो इस बाब में बच्चों हम 12वीं सदी के अवाखिर में से 13वीं सदी के अवाइल तक हिंदुस्तान की तारीख़ को तग़य्युरी दौर कहा जाता है बच्चों। और तग़य्युरी दौर का मतलब है कि समाज के एक दौर से दूसरे दौर में दाखिल होना होता है बच्चों। इस ज़माने में हिंदुस्तानी समाज ने अहद क़दीम से अहद वस्ता में दाखिल हुआ था। छोटे छोटे हुक्मरानों को तुर्कों ने कुचल दिया, शिकस्त दे दिया था। इस तरह शुमाली हिंदुस्तान में एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत को कायम किया था और धीरे धीरे इस्लाम मज़हब के तासुरात से वहदानियत का दौर भी शुरू हो गया था बच्चों। इन तमाम तसव्वुरात ने हिंदुस्तान में अहद वस्ता के दौर का आगाज़ किया था, अहद वस्ता का दौर शुरू किया था बच्चों। और जनूबी हिंदुस्तान के कई इलाकों पर हुक्मरान करने वालों में राजपूत हुक्मरानों से इनके दौर की शुरुआत हुई थी। तो बच्चों, अहद वस्ता के हिंदुस्तान में अब हम राजपूत हुक्मरानों के बारे में पढ़ेंगे, यानी राजपूत हिंदुस्तान की तारीख़ में। चलिए बच्चों, इस बाब में हम राजपूत कौन थे, अहम राजपूत हुक्मरान या राजपूत ख़ानदान कौन कौन से हैं और राजपूत हुक्मरानों की अहम देन क्या है, इन तमाम बातों का हम मुतालिया करेंगे बच्चों। तो बच्चों, राजपूत जिसके मानी राजाओं के बेटे के हैं। राजपूतों के मानी क्या है बच्चों? राजाओं के बेटे के हैं। राजपूत जिसके मानी क्या है बच्चों? राजाओं के बेटे। और वो अपना सिलसिला नसब देवमाली शख्सियात से जोड़ते हैं। यही वजह है कि इनकी इब्तिदा और असलियत के बारे में बहुत से नज़रियात कायम किए गए हैं बच्चों। ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि वो वेद दौर के क्षत्रिय हैं। ईश्वरी प्रसाद क्या कहते हैं बच्चों? ये जो राजपूत हैं वो वैदिक दौर के क्षत्रिय हैं। और चंदा बुरवाई ने राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी साबित करने से आजिज आकर एक नए नज़रिए के तहत इनको अग्निकुल कहा है। चंदा बुरवाई ने राजपूतों को क्या नाम दिया बच्चों? अग्निकुल करके नाम दिया था बच्चों। जो भी मेन अहम नुकात है ना, वो अपने नोटबुक में लिखते जाइए, क्योंकि सरगर्मी जो है इन मेन नुकात पर रहेगी। आपको जवाबात देना है, अच्छे बच्चे बनना है ना। तो चलिए बच्चों, अहम राजपूत ख़ानदान कौन कौन से हैं अब हम देखेंगे। तो राजपूतों के अहम ख़ानदान कौन से हैं बच्चों? कौन कौन से ख़ानदानों का आज हम मुतालिया करना है? तो इसमें है बच्चों गजर प्रतिहार ख़ानदान, गढ़वाल ख़ानदान, पारमार ख़ानदान, चौहान ख़ानदान, चंडेल ख़ानदान और सोलंकी ख़ानदान।
तो सबसे पहले बच्चों आज हम क्या करेंगे, कौन से खानदान का मुतालिया करेंगे? सबसे पहले गजर प्रतिहार खानदान, है ना। यहाँ दिख रहा है गुजरात का प्रतिहारास खानदान करके बच्चों। तो एक गुजर प्रतिहाराज ने अपने चंद किताबों में रामायण के ज़माने से और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले क्षत्रिय लक्ष्मण को अपने ख़ानदान का बानी कहा है। तो गुजर प्रतिहाराज ख़ानदान का बानी कौन हो गया बच्चों? लक्ष्मण। क्षत्रिय लक्ष्मण जो था, ये लोग क्षत्रिय थे, फौजी थे, तो उसको उस ख़ानदान का बानी कहते हैं बच्चों। लेकिन दस्तयाब ज़रायों से ये भी मालूम होता है कि इस हुक्मरानियत को नागभट्टा ने कायम किया, यानी उसको आगे बढ़ाया है गुजर प्रतिहारास खानदान को। इसके 4 बेटे 4 मुख्तलिफ शाखों से जोधपुर, नंदीपुर, भरोच, उज्जैन से हुकूमत करे। यहाँ पे आपको जो मैप दिख रहा है ना गजर प्रतिहारास, ये जो यहाँ पे ऑरेंज कलर में है ना बच्चों, ये गुजरात का गुजर प्रतिहारास खानदान की हुकूमत किए हुए इलाके हैं। तो नागभट्टा के 4 बेटों ने 4 शाखों से जो है इस सल्तनत को आगे बढ़ाया था। प्रतिहारास जो है 4 शाखों से अपनी हुकूमत किए हैं बच्चों। इनमें से उज्जैन पे हुकूमत चला रहा नागभट्ट सबसे अहम बादशाह था। सबसे अहम जो था बच्चों जोधपुर में थे, नंदीपुर, भड़ोच और उज्जैन। तो सब में जो यहाँ पे अहम हुक्मरान रही है, हुकूमत रही है, वो उज्जैन से नागभट्टा जो है सबसे अहम बादशाह जो है गुजर प्रतिहारास का माना जाता है। इसी तरह से अरबों के हमले का पूरी कामयाबी के साथ उन्होंने दिफा किया और इसके साथ साथ गुजरात, मालवा और राजपूत के अलावा बाज़ इलाकों तक उसने अपनी हुकूमत की तौसी की। किसने बच्चों? नागभट्ट ने। उसके बाद दूसरा अहम एक हुक्मरान आता वहाँ पे महर भोज करके। दूसरा बादशाह महर भोज पालार के नेपाइन पाल को हराकर अपनी हुकूमत की हुदूद को उसने बढ़ाया। ये मंदिर जो है उसी राजा महर भोज का बनाया हुआ है बच्चों। अरब सैय्याह सुलेमान और अल मसूद ने इसके दरबार में हाज़िरी दी थी। महर भोज के दरबार में अरब के मशहूर सैय्याह सुलेमान अल मसूद ने भी हाज़िरी देकर वहाँ के हालात को लिखा है। प्रतिहारा ख़ानदान के महेंद्र पाल और महिपाल के बाद ये ख़ानदान भी क्या हो गया बच्चों? कमज़ोर पड़ गया। कौन सा ख़ानदान था बच्चों? गुजरात का प्रतिहारा ख़ानदान। अब देखेंगे गढ़वाल ख़ानदान। इस ख़ानदान की हुकूमत या बुनियाद रखने वाला चंद्रदेव था। गढ़वाल ख़ानदान की बुनियाद चंद्रदेव ने रखा है। शुमाली हिंदुस्तान के अक्सर इलाके को अपने कब्ज़े में लाकर अपनी हुकूमत चलाई और वाराणसी को इसने क्या किया था बच्चों? अपना पायातख्त बनाया हुआ था। आपको ऑरेंज कलर जो दिख रहा ना बच्चों यहाँ पे मैप में, वो छोटा सा, वहाँ से जो है गढ़वाल ख़ानदान की हुकूमत रही है बच्चों। इनमें सबसे मशहूर गोविंद चंद्र था। बानी इसका चंद्रदेव है, तो सबसे मशहूर हुक्मरान कौन है बच्चों? गोविंद चंद्र था। इसने पाला से लेकर मगध और मालवा पर सिर्फ अपना कब्जा ही नहीं किया बल्कि कलिंगा और उड़ीसा के बादशाहों से भी लड़ाई की और अपने इलाके को उसने तौसी किया है बच्चों। कश्मीर, गुजरात और चोला हुक्मरानों के साथ इसके ताल्लुकात बहुत ही अच्छे थे। तो गोविंद चंद्र अपनी हुकूमत की तौसी की। तो बच्चों यहाँ तक हम 2 ख़ानदान पढ़े हैं। चलिए अपने यादे के तौर पर अब क्या करेंगे, हमें सरगर्मी करेंगे, सवालात और जवाबात की सरगर्मी। बच्चों आपके लिए पहला सवाल है यहाँ पे, राजपूत के मानी क्या हैं? चलिए बच्चों जल्दी से जवाब अपनी कापियों में लिखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, राजपूत के मानी है राजाओं के बेटे के। चलो बच्चों दूसरा सवाल आपके लिए है, चंदा बुरवाई ने राजपूतों को क्या कहा? चंदा बुरवाई ने राजपूतों को क्या कहा? सही जवाब अग्निकुल, है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी छोड़कर उसने क्या कहा उनको? अग्निकुल, आग के खानदान से ताल्लुक रखने वाले। सही जवाब बच्चों। अब है तीसरा सवाल, कोई 2 राजपूत खानदानों के नाम लिखिए। चलिए बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह, गुजर प्रतिहारा, गढ़वाल, पारमार, चौहान, इसमें कोई 2 भी आप बोले। सही है बच्चों। अगला सवाल है आपके लिए, गढ़वाल खानदान का बानी कौन माना जाता है? पहला खानदान पढ़े हम, गढ़वाल खानदान है ना, इसका बानी कौन था बच्चों? माशाल्लाह सही जवाब चंद्रदेवा। गढ़वाल खानदान का बानी कौन है बच्चों? चंद्रदेवा। एक आखिरी सवाल आपके लिए, महर भोज राजा के दरबार में आने वाले अरब सैय्याह कौन थे? महर भोज राजा के दरबार में आने वाले अरब सैय्याह कौन थे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब बच्चों, अरब सैय्याह सुलेमान और अल मसूद आए थे। चलिए अब हम अगले तीसरे ख़ानदान की तरफ बढ़ेंगे, वो है पारमार ख़ानदान, जिनका ये शाही निशान है बच्चों। ये क्या है? पारमार ख़ानदान का
शाही निशान है। ये तीसरा राजपूत खानदान है बच्चों। उपेंद्र कृष्ण राज इस खानदान का बानी था। परमार खानदान का बानी उपेंद्र कृष्णा राज था। इसका दारुल खिलाफा यानी सदर मुकाम मालवा इलाके का धारा शहर था। यहाँ से उसने अपने परमार हुकूमत का आगाज़ किया है। इस खानदान के सियाक बादशाहों ने राष्ट्रकूटा के दूसरे बादशाहों को हराकर इनकी गुलामी से आज़ाद हो गए। एक और आज़ाद खुद मुख्तार हुकूमत की उन्होंने बुनियाद डाली। तो इसने उपेंद्र कृष्ण राज ने बहुत से तालाब और मंदिर तामीर किए। इसके दरबार में धनजे, भट्टहल्ला, धनक और पद्मगुप्ता नामी माहिरीन उलूम भी थे। ये तमाम इसके दरबार में पाए जाने वाले आलिम हुआ करते थे बच्चों। इल्म का बहुत ही दिलदादा था। कौन बच्चों? उपेंद्र कृष्ण राज, जो कि परमार खानदान से ताल्लुक़ था। अब और एक राजा जो परमार खानदान का अहम बादशाह माना जाता वो है बच्चों राजा भोज, है ना। परमार खानदान के एक अहम राजा भोज ने कल्याण के चालुक्य और गंगा और शुमाली कोंकण हुक्मरानों को शिकस्त दी और परमार हुकूमत को और मजबूत किया। फिर चालुक्य से शिकस्त खाए, लेकिन चालुक्यों के खिलाफ शिकस्त के सियासी तरीके को फतह और यहाँ पे उनको शिकस्त भी हो गई, लेकिन फतह दोनों पे भी हावी हो गया। और कौन है? राजा भोज। और सकाफती दुनिया का वो हकीकी शहंशाह तस्लीम किया जाता। गो के उन्होंने चालुक्य, गंगा और शुमाली कोंकण के इलाके के हुक्मरानों को शिकस्त दी, लेकिन चालुक्यों से शिकस्त खाना पड़ा। फिर भी जो है अपनी हुकूमत की तोसी से वो आगे नहीं हटे, लेकिन सकाफती दुनिया का हकीकी शहंशाह जो है राजपूत हुक्मरानों में बच्चों राजा भोज को माना जाता है। और वो खुद भी एक शायर था। इसके बाद के हुक्मरान कमज़ोर होने की वजह से हुक्मरानियत का क्या हो गया बच्चों? ज़वाल शुरू हो गया। ये था बच्चों परमार ख़ानदान, है ना। चलिए अब पढ़ेंगे हम अगला ख़ानदान है बच्चों सोलंकी ख़ानदान। कौन सा ख़ानदान बच्चों? ये सोलंकी ख़ानदान है। तो सोलंकी ख़ानदान या इस हुकूमत का बानी, इसका पहला राजा था वो राजा मोल राजा था। इस ख़ानदान का बानी या इस ख़ानदान का पहला हुक्मरान कौन था बच्चों? राजा मोल राज था। और भीम राया को इस ख़ानदान का सबसे अहम बादशाह माना जाता। इसी के दौरे हुकूमत में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया था। कब? जब भीमदेवा सोलंकी, आपको जो तस्वीर में दिख रहा है ना बच्चों, ये भीमदेव सोलंकी। इसी के दौरे हुकूमत में जो है महमूद गजनवी ने कहा जाता है कि सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया था। महमूद गजनवी के हमले को रोकने में भीम राया जब नाकाम होने पर उसने अपना इक़्तिदार जो है अपने बेटे कर्णादेवा के हवाले कर दिया था। कौन बच्चों? राजा भीम राया। तो भीम राया के दौरे हुकूमत में महमूद गजनवी ने हमले किए थे, तो हमलों की ताब ना लाकर उसने अपने इक़्तिदार को अपने बेटे कर्णादेवा के हवाले कर दिया था बच्चों। उसी तरह से इस ख़ानदान के दौरे हुकूमत में मशहूर जैन पंडित हेमचंद्र ने मौलनामा, मशहूर लगत प्राकृत ज़ुबान में लिखी है। देसी नामा मौलानामी कहते हैं उसको। तो ये प्राकृत ज़ुबान में उन्होंने एक लगात भी लिखी है जिसको हम डिक्शनरी भी कहते हैं। उसी तरह से मौल राजा दुवम ने महमूद गजनवी को माउंट एबो के करीब हराया था। मौल राजा दुवम ने गो के वहाँ पे भीमदेवा सोलंकी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन मौल राजा दुवम ने महमूद गजनवी को माउंट एबू के करीब शिकस्त दे दी थी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के सिपह सालार राले खान और नुसरत खान सिपह सालारों को भी उसने हरा दिया था बच्चों। चलिए अब चंडेल हुक्मरानों के बारे में पढ़ेंगे। चंडेल ख़ानदान अगला ख़ानदान है। परमार ख़ानदान की तबाही के बाद चंडेला राजाओं ने अपनी हुकूमत कायम की थी। पहले यहाँ पे गढ़वाल ख़ानदान आ गया, है ना। परमार ख़ानदान पढ़े। अभी ये जो है बच्चों चंडेला ख़ानदान। आप नुकात लिखते जाइए। मैटर जो है थोड़ा वसी है, आपको कंफ्यूज होता है, इसलिए अहम नुकात लिखते जाएंगे तो आपको भी बच्चों आसानी से समझ में आएगा। वक्त की नज़ाकत के लिए अहम पॉइंट्स बोले जा रहे हैं बच्चों, लिखते चले जाइए। तो परमार ख़ानदान की तबाही के बाद चंडेला राजाओं ने अपनी हुकूमत को कायम किया था बच्चों। ये उनका जो है शाही निशान है बच्चों। ये ख़ानदान प्रतिहाराज बादशाहों के बाज़गुज़ार रहे हैं, यानी उनकी सरपरस्ती में रहे हैं। धंगा इस ख़ानदान का मशहूर बादशाह था। तो धंगा ने प्रतिहारा ख़ानदान से आज़ादी हासिल करते हुए इस ख़ानदान के सारे इलाकों पर कब्ज़े कर ले, यानी उसको फतह कर ले, और इसने पालार और दूसरे बादशाहों को हराकर अपनी हुकूमत की तोसी
लिखी थी। किसने बच्चों? धंगा ने, चंदेला खानदान के धंगा हुक्मरान ने। और हिंदू शाही राजा जयपाल को मुसलमान बादशाहों के खिलाफ में फौजी मदद भी दी थी, जिसकी वजह से इसने महाराज अधिराज यानी महाराजा अधिराज, जिसके मानी होते हैं शहंशाह, खुद को जो है उसने शहंशाह का खिताब भी हासिल किया था बच्चों। इस खानदान के दौरे हुकूमत में भावभूति ने संस्कृत जुबान में मालती माधव, उत्तर रामाचरित्र और महावीर चरित्र जैसे नज़में लिखी हैं। तो यही चंदेला हुक्मरानों के दौरे हुकूमत में ही एक मशहूर मुसन्निफ जो है यहाँ पे भावभूति ने संस्कृत जुबान में मालती माधव लिखा है। चलिए बच्चों, मेन जो यहाँ पे पिंक कलर में अहम नुकात आ रहे हैं इसको लिखिए, सरगर्मी में आपको यही जवाबात देने हैं। तो भावभूति ने मालती माधव लिखा है, उत्तर रामाचरित्र लिखा और महावीर चरित्र जैसी नज़में लिखी थी। किसने लिखी थी बच्चों? भावभूति ने। तो ये था बच्चों चंदेल खानदान। और इसका अहम हुक्मरान किसको गई तुम्हें? धंगा राजा, है ना, देख रहे हैं ना, धंगा राजा। तो धंगा राजा खुद जो है साहिब इल्म व फजल था और कई उल्मा की सरपरस्ती भी इसने करता था। इस हुकूमत को खिलजी बादशाहों ने फिर फतह कर लिया, यानी उसको शिकस्त दी। राजपूत बादशाहों में आपस में हसद व बुग़्ज़ और आपसी इत्तेहाद के न होने की वजह से इनकी हुकूमत का बच्चों खात्मा हो गया था। आपसी इत्तेहाद न होने की वजह से, क्योंकि इत्तेहाद में, इत्तेफाक में ही क्या होती है बच्चों? क़ुव्वत होती है। तो आपस की जो हसद और बुग़्ज़ थी, तो इसी वजह से जो है वो कभी खिलजी हुक्मरानों से तो कभी तगलक हुक्मरानों से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था बच्चों। चलिए अब दूसरी सरगर्मी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये दूसरी सवालात और जवाबात की जो सरगर्मी आपको यहाँ पे दी जा रही है, इसका पहला सवाल है बच्चों आपके लिए यहाँ पे, पारमार ख़ानदान का बानी कौन था? चलिए बच्चों बताइए, पारमार ख़ानदान का बानी कौन था? बिल्कुल सही जवाब बच्चों, उपेंद्र कृष्णराज। पारमार ख़ानदान का बानी कौन था बच्चों? उपेंद्र कृष्णराज पारमार ख़ानदान का बानी था। उसी तरह बच्चों दूसरा सवाल यहाँ पे है, पारमार ख़ानदान का अहम हुक्मरान कौन था? ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब बच्चों, राजा भोज। बानी उपेंद्र कृष्णराज, तो अहम हुक्मरान कौन है बच्चों? राजा भोज है। तीसरा सवाल है, सोलंकी खानदान का बानी कौन था? अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब बच्चों, राजा मोल राजा सोलंकी खानदान का बानी माना जाता है ना, सोलंकी खानदान का बानी था। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 4 ये आपके लिए है बच्चों, राजा मोलराज ने माउंट एबू के करीब किस हुक्मरान को शिकस्त दी थी? चलो बच्चों जल्दी से बताइए, राजा मोलराज ने माउंट एबू के करीब किस हुक्मरान को शिकस्त दी थी बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, महमूद गजनवी को। किसको शिकस्त दी थी बच्चों? महमूद गजनवी को। चलिए एक आखिरी सवाल बच्चों, मालती माधव का मुसन्निफ कौन था? मालती माधव किताब किसने लिखी है? इसका मुसन्निफ कौन था बच्चों? भावभूति। किसने लिखा है बच्चों? भावभूति, है ना। उत्तर रामाचरित्र, महावीर चरित्र, मालती माधव, ये तमाम क्या हैं बच्चों? भावभूति के तसानीफ हैं। चलिए बच्चों एक आखिरी क्वेश्चन और है आपके लिए, राजा धंगा यानी धंगा राजा करके हम पढ़े ना, इसका ताल्लुक किस खानदान से था बच्चों? धंगा राजा का ताल्लुक किस खानदान से है बच्चों? हाँ सही जवाब बच्चों, चंदेला खानदान से। धंगा राजा का ताल्लुक किस खानदान से है बच्चों? चंदेला खानदान से। चलिए बच्चों समझ में अभी पारमार खानदान समझा, सोलंकी खानदान, चंदेला खानदान, गजर प्रतिहारास खानदान, है ना, राजपूतों के अहम खानदान पढ़ रहे हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे अभी हम दूसरे खानदान की तरफ। चलिए चौहान खानदान, राजपूतों में सबसे मशहूर जो माना जाने वाला खानदान जो है बच्चों कौन सा है? चौहान खानदान है बच्चों। राजपूतों के खानदानों में ये सबसे अहम खानदान माना जाता है। बुनियादी तौर पर अजमेर का रहने वाला पृथ्वीराज चौहान इस खानदान का बानी है। चौहान खानदान का बानी, अहम हुक्मरान जिसको माना जाता है, जो तारीख का, हिंदुस्तानी तारीख का एक अहम बादशाह और राजपूतों का सबसे अहम बादशाह जो माना जाता है वो कौन है बच्चों? पृथ्वीराज चौहान है। तो बुनियादी तौर पर अजमेर का रहने वाला पृथ्वीराज चौहान इस खानदान का मशहूर बादशाह था, है ना। देखिए ये है बच्चों पृथ्वीराज चौहान, तारीख का, राजपूतों का सबसे अहम हुक्मरान है बच्चों।
और इसने बुंदेलखंड और चंदेला बादशाहों को शिकस्त दी थी, बुंदेलखंड के बादशाहों को, और राजपूतन के चंदेला बादशाहों को भी इसने शिकस्त दी थी बच्चों। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। इसकी बहादुरी के कारनामे शुमाली हिंदुस्तान में बहुत ही मशहूर हैं बच्चों। आप भी इसके साथ बहुत जानते हैं, आप एक सीरियल भी देख चुके हैं पृथ्वीराज चौहान की, है ना। तो इसकी बहादुरी के कारनामे पूरे शुमाली हिंदुस्तान में मशहूर हैं, जो कि चौहान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है बच्चों। तो पृथ्वीराज चौहान इसने अपने हमसाया राजपूत हुक्मरानों के साथ भी जो है कई जंगें लड़ी हैं बच्चों। जयचंद वालिये कनूज की लड़की संजोगिता और पृथ्वीराज चौहान आपस में बेहद मोहब्बत करते थे। इसी वजह से पृथ्वीराज ने संजोगिता को स्वयंवर से उठाकर इसके साथ शादी की। स्वयंवर एक जो रस्म होती है जहाँ पे राजकुमारी के साथ जो है एक घोड़ों की जो है रेस लगाकर जीती जाती है और उसको शादी की जाती है, उसको कहते हैं बच्चों स्वयंवर रस्म करके। तो जयचंद जो कि कनौज का हुक्मरान था, तो उसकी बेटी थी बच्चों संजोगिता। तो पृथ्वीराज चौहान और संजोगिता आपस में दोनों भी ये मोहब्बत करते थे, फिर उसने संजोगिता से शादी कर ली। इस पर इसकी जयचंद से क्या हो गई बच्चों? दुश्मनी हो गई। जयचंद कौन था? संजोगिता के बाप थे, उनके वालिद थे, तो इससे इनकी क्या हो गई? दुश्मनी हो गई। तो पृथ्वीराज रासो नामी जो हिंदी मसनवी है, इसमें ये तमाम बातें मिलती हैं। चंदा बुरवाई जो इसका वजीर था बच्चों, तो चंदा बुरवाई की लिखी हुई पृथ्वीराज रासो में जो है हमें पृथ्वीराज चौहान के इन तमाम कारनामों का हमें तज़किरा मिलता है बच्चों। चलो, तो इसी के दौर हुकूमत में तारीख की दो अहम जंगें, तराइन की पहली जंग और तराइन की दूसरी जंग लड़ी गई है बच्चों। अब हम तराइन की पहली जंग के बारे में मुतालिया करेंगे, जो कि 1191 ईस्वी में लड़ी गई है। लाहौर और पाकिस्तान को फतह करने के बाद शहाबुद्दीन ने भटिंडा को फतह किया, जो पहले गजनवी सल्तनत में शामिल था, लेकिन उस वक्त दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में थे। तो यही फतह करने का जो वाक़या है, यही जंग क्या कहलाती है बच्चों? तराइन की पहली जंग कहलाती है। पृथ्वीराज चौहान और महमूद गजनवी के दरमियान में पृथ्वीराज चौहान ने जब ये सुना, मोहम्मद गौरी के दरमियान में पृथ्वीराज चौहान ने जब ये सुना कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भटिंडा फतह कर लिया है और वह एक निहायत ज़बरदस्त फ़ौज लेकर, जिसकी तादाद तकरीबन 2 लाख थी, मुसलमानों से लड़ने के लिए निकला है। तो दिल्ली के शुमाल मगरिब में करनाल के करीब तराइन के मैदान में दोनों अफवाज में क्या होती है? खूब लड़ाई हो जाती है। कौन कौन से अफवाज थे बच्चों? पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के दरमियान में 1191 ईस्वी में किस मैदान में बच्चों? दिल्ली के शुमाल मगरिब में वाक़ तराइन के मुकाम पर, जिसको हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे मंजर आपको दिख रहा है, ये तराइन की पहली जंग का मंजर है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तराइन की पहली जंग कहते हैं बच्चों। लेकिन मोहम्मद गौरी की फ़ौज थोड़ी थी, इसको शिकस्त हुई और वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया। इसी हालत में एक सिपाही उसको बचा कर ले गया। इसके सिपाही और जनरल मोहम्मद गौरी को गायब देखकर बदल गए और मैदान जंग से भाग निकले और मोहम्मद गौरी को ज़ख्मी हालत में लाहौर लाया गया, जहाँ से वो गजनी पहुँचा। फतह किसकी हो गई यहाँ पे? पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन शहाबुद्दीन इस शिकस्त का इतना सा रंज हुआ कि 1 साल तक उसने आयशो आराम की जिंदगी नहीं गुजारी बच्चों, जिसका नतीजा ये निकला कि तराइन की दूसरी जंग हो गई बच्चों। तराइन की दूसरी जंग उसी के दूसरे साल में 1192 ईस्वी में बच्चों, इसने अपने जर्नलों से बातचीत तर्क कर दी। बाद जर्नलों को इसने सख्त सज़ाएं दी, अपने कमांडरों को, फौजियों को, बिलाखिर तमाम जर्नलों को तरबियत याफ्ता फ़ौज तैयार करने का हुक्म दिया। कुछ अरसे बाद एक बड़ी फ़ौज जिसकी तादाद 1,20,000 जमा ली और इस फ़ौज को लेकर पिछली शिकस्त का बदला लेने के लिए, मतलब तराइन की जो पहली जंग हो गई थी 1191 ईस्वी में, उसका बदला लेने के लिए अब पृथ्वीराज चौहान की तरफ रुख हुआ, मतलब दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। इधर से पृथ्वीराज चौहान भी हिंद की 250 राजाओं से मदद लेकर 3 लाख से ज़ायद फ़ौज और कई हज़ार जंगी हाथियों को लेकर तराइन के मैदान में अब दोनों का आमना सामना हो गया बच्चों।
दोनों जर्नलों के अफवाज एक बार फिर तराइन, जिसको तरावाड़ी भी कहते हैं, के मैदान में आमने सामने हुए। राजा पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को खत लिखा और नसीहत की कि अपने सिपाहियों के हाल पर रहम खाओ और उन्हें लेकर गजनी वापस चले जाओ, हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। लेकिन महमूद गौरी भी यहाँ पे मानने वाला नहीं था बच्चों। ये मंजर जो था ये तराइन की दूसरी जंग का। लेकिन शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने निहायत मुतानत से जवाब दिया कि वो अपने भाई के हुक्म के मुताबिक अमल करता है और इसीलिए बगैर जंग के वापस नामुमकिन है। अगले दिन दोनों अफवाज का आमना सामना हो गया। जंग सूरज तुलू होने से पहले शुरू हुई, जबकि ज़हर के वक्त ख़त्म हो गई। शहाबुद्दीन गौरी को फतह हुई और पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त हुई। इसने मैदान जंग से भागकर अपनी जान बचा ली, मगर दरिया सरस्वती के पास से उसको गिरफ्तार कर लिया और सुल्तान मोहम्मद गौरी के हुक्म पर उसको कत्ल कर दिया गया। तो ये थी बच्चों तराइन की दूसरी जंग। तराइन की पहली जंग 1191 ईस्वी, तराइन की दूसरी जंग 1192 ईस्वी। तराइन की पहली जंग में पृथ्वीराज चौहान की फतह और तराइन की दूसरी जंग में मोहम्मद गौरी को फतह हासिल हुई। दोनों जंगें समझ में आई बच्चों? तो चलिए एक सरगर्मी करते हैं, देखिए आपको कितना याद है करके। चलिए, अजमेर से ताल्लुक़ रखने वाला राजपूत खानदान कौन सा था? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब बच्चों, चौहान खानदान। अजमेर से ताल्लुक़ रखने वाला राजपूत खानदान कौन सा है बच्चों? चौहान खानदान है। दूसरा सवाल बच्चों, चौहान खानदान का अहम हुक्मरान कौन था बच्चों? चौहान खानदान का अहम हुक्मरान कौन था? बिल्कुल सही जवाब बच्चों, पृथ्वीराज चौहान है। तीसरा सवाल आपके लिए, पृथ्वीराज चौहान के कारनामा की तफसील किस तसनीफ से मिलती है बच्चों? बिल्कुल सही जवाब अल्हम्दुलिल्लाह, पृथ्वीराज रासो, चंदा बुरवाई की लिखी हुई पृथ्वीराज रासो से पृथ्वीराज चौहान के कारनामों की तफसील मिलती है। अगला सवाल बच्चों आपके लिए, तराइन की पहली जंग कब लड़ी गई? अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब, 1191 ईस्वी में। तराइन की पहली जंग 1191 ईस्वी में लड़ी गई। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, तराइन की दूसरी जंग कब लड़ी गई? बिल्कुल सही, 1192 ईस्वी में। तराइन की पहली जंग 1191 ईस्वी में, तराइन की दूसरी जंग 1192 ईस्वी में। तो इतने अहम नुकात याद हो गए बच्चे आपको? ये सरगर्मी आप परफेक्ट कर ले। चलिए अब आपका घर पे काम लिख लीजिए, अपना होमवर्क लिख लीजिए। राजपूतों के अहम खानदान के बारे में पढ़े हम, गुजर प्रतिहाराज खानदान, गढ़वाल खानदान, सोलंकी खानदान, परमार खानदान, चंडेला खानदान और दिल्ली का अहम हुक्मरान यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान। तराइन की पहली जंग, तराइन की दूसरी जंग, है ना बच्चों? चलिए अब अपना घर पे काम लिख लेंगे, होमवर्क लिख लीजिए बच्चों। ये है आपका पहला सवाल, तराइन की पहली जंग के असबाब बयान कीजिए। दूसरा सवाल बच्चों, पृथ्वीराज चौहान के कारनामों की फहरिस्त बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह लिखे। चलिए बच्चों तीसरा सवाल, तराइन की पहली जंग के नताइज बयान करो। चलो बच्चों चौथा सवाल, तराइन की दूसरी जंग के असबाब व नताइज बयान कीजिए। तराइन की दूसरी जंग के असबाब व नताइज बयान कीजिए। ये आपका घर पे काम था। इसके साथ साथ एक सरगर्मी कीजिए बच्चों, प्रोजेक्ट वर्क आपको। चलिए आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है, राजपूत हुक्मरानों के तस्वीर इकट्ठा कीजिए और इनके कारनामों की तफसील लिखिए बच्चों। एक खूबसूरत एल्बम बनाइए, अपने स्कूल में रखिए, अच्छे से नंबरात हासिल कीजिए। चलिए बच्चों इसी के साथ आज हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा।